हेलो एंड वेलकम टू एयरप्रवाज अकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के पीवाईक्यूज को देखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रैपिड रिवीजन सीरीज जो हमने जेके एसएसबी पीवाईक्यूज की चलाई हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने जो जेके एसएसबी के जीएस और जीके का पोर्शन है उसके क्वेश्चंस किए। उसके क्वेश्चंस और भी कंटिन्यू होंगे, लेकिन मैंने सोचा चूँकि टाइम कम है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए स्पेशली, तो उसके लिए जो है हर दिन आज से आपको एक लेक्चर मिलेगा एप्टीट्यूड और रीजनिंग के पीवाईक्यूज पे, जिनको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से जो है एग्जाम में क्विक ट्रिक्स यूज़ करके क्वेश्चंस यहाँ इस पोर्शन से बनाए जा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन जो टफ लगता है बच्चों को, वो यही आपका जो रीज़निंग और एप्टीट्यूड का पोर्शन है। तो कोशिश मैं करूँगा इसको आसान से आसान बनाने की। आपसे यही गुज़ारिश रहेगी कि सारा लेक्चर आप ज़रूर देखें। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं और ऑब्वियसली ये पीवाईक्यूज़ हैं, जो कि हमने जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से लिए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करनी है कि यहाँ पे आप कंटिन्यू रहें, ताकि आपको अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा हो जाए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 45, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको क्या कहा गया है कि एवरेज जो है 7 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स का, वो 45 है। आपको लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे निकालना है। तो इसको करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको बता दूँ, जिससे आप जल्दी में इसको निपटा देंगे एग्जाम में, वो यही है। याद रखना है कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का आपको दिया गया हो एवरेज निकालना है, तो याद रखेंगे ये जो एवरेज होता है, ये उस नंबर सीरीज़ का मिडल वाला नंबर होता है, ठीक है? उस सीरीज़ का मिडल नंबर। तो अगर मैं अब यहाँ बात करूँ, तो हमारे पास 7 नंबर्स दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो मिडल वाला नंबर कौन आएगा? 45, ठीक है? 45 फिर यहाँ चौथे नंबर पे आ जाएगा, 45। तो ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, आपको पता है ऑड नंबर से, तो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा 47, उसके बाद आएगा 48, उसके सॉरी 49 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद आएगा 51। तो आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है ना, तो ये सीरीज़ इन्हीं नंबर्स की है। लार्जेस्ट नंबर आपको इसमें सिर्फ यही मिल जाएगा, दैट इज़ 51। तो ये चीज़ है ना, बहुत सिंपल सी है और इसको आपको याद रखना है। तो मैंने क्या कहा, जो भी आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज़ दी होगी, उस सीरीज़ का एवरेज हमेशा मिडल नंबर के बराबर होता है, और मिडल नंबर यहाँ पे 45 था, तो मैंने 45 बीच में लिख दिया। ठीक है? मिडल इसलिए क्योंकि 3 प्लेसेस हमने यहाँ पे छोड़ी और 3 प्लेसेस यहाँ पे भी थी, इसलिए मिडल में 45 लिखा, और फिर हमें ऊपर जाना है इसी तरह से। जो है ऑड नंबर्स निकालने थे, तो ऑड नंबर्स को देखना है। इसी तरह से अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, तो आप स्मॉलेस्ट भी यहाँ का नंबर निकाल सकते हो। हम तो ये पूरी सीरीज़ ही निकाल सकते हैं ना, अब इससे 43 आएगा यहाँ पे, 41 आएगा यहाँ पे, और 39 आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप पूरी सीरीज़ भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया एक सॉल्यूशन, अगर आपको नंबर्स कम है। लेकिन अगर नंबर्स ज़्यादा होंगे, तब हम इतनी बड़ी सीरीज़ को लिखने थोड़ी बैठेंगे। तब क्या करेंगे, तब हम एक फ़ॉर्मूला के ज़रिए इसको निपटा देंगे, और वो फ़ॉर्मूला क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तक हमने देखा, अगर सीरीज़ छोटी-सी होगी, तो उसमें हम मिडल नंबर लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज़ बड़ी है, तब क्या करेंगे, तब आप फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमें, पहले मैं यहाँ पे वो फ़ॉर्मूला सिखा दूँगा। आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, वो होता है आपका एवरेज के बराबर। इस फ़ॉर्मूला को आप याद रखेंगे, प्लस आपका n इन सॉरी प्लस n-1, ठीक है? यहाँ पे इसको थोड़ा-सा, ये आपका आया n, और यहाँ पे -1, ठीक है? इस तरह से आपको करना है। जो भी आपका लार्जेस्ट नंबर है, वो निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा आपका, एवरेज कितनी है 45, प्लस आप करेंगे n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ कितनी टर्म्स थी, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 7 टर्म्स हैं। तो 7 माइनस 1, तो ये कितना आएगा, 6 आपका, ठीक है? तो 45 प्लस 6 तो आपको पता ही है, वो 51 आता है। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है? तो इसी तरह से अगर कोई भी बड़ा नंबर होगा, तो आपको निकालना है उसमें कोई लास्ट या लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट भी अगर निकालना होगा, तब भी यही फॉर्मूला लगेगी। लेकिन इस फॉर्मूला में एक चेंज हो जाती है, एवरेज, उसके बाद ये माइनस एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है? स्मॉलेस्ट निकालना है, तो बीच में माइनस डालना है, और लार्जेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लार्जेस्ट में हम प्लस करेंगे, ठीक? तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इन दो फॉर्मूलाज के जरिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये आपको पसंद आ गया। अगर पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगली स्लाइड पे। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बोट मूविंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 आवर्स 48 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस, व्हाइल इट टेक्स 4 आवर्स टू रिटर्न टू दिस स्टार्टिंग पॉइंट। आपके पास कहा गया एक बोट है, और ये बोट जब अपस्ट्रीम जा रहा है, तो इसको कितना टाइम लगता है इस पॉइंट तक, कोई भी पॉइंट ले लो, और इस पॉइंट तक इसको लगता है टाइम 8 घंटे और 48 मिनट्स, ठीक है? 8 आवर्स एंड 48 मिनट्स, ठीक है? और जब ये वापस आता है, तो इसको सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। ऊपर जाने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली वापस आने में कम टाइम लगेगा। तो ये सिर्फ 4 घंटे में ही वापस आ जाता है। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। बोट की स्पीड का रेशियो आपको निकालना है विद दैट ऑफ वाटर, ठीक है? तो रेशियो ऑफ द बोट ऑफ द स्पीड टू द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड आप बोल सकते हैं, वाटर की स्पीड बोल सकते हैं। तो इसका रेशियो निकालना है। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशंस बनाने बैठेंगे, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, u माइनस वी कंसिडर करो, ये स्टिल वाटर की वेलोसिटी है, ये बोट की वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल या u प्लस वी दोनों को मिला के, तो वो बहुत लंबा तरीका हो जाता है, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है,
तो वो लंबा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो आपको याद रखना है। जो भी अपस्ट्रीम टाइम होगा उनको ऐड करना है। अपस्ट्रीम टाइम जो भी हैं उसको ऐड करेंगे अपस्ट्रीम टाइम, उसके बाद जो डाउनस्ट्रीम टाइम है उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम दोनों को ऐड करना है। फिर नीचे में अपस्ट्रीम टाइम आपका जो है उसमें से डाउनस्ट्रीम टाइम को माइनस करना है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम टाइम को माइनस करना है। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ तो इसका भी ध्यान रखेंगे, आप सारा लिखेंगे। तो मैंने क्या कहा आपको, जो आपको निकालना है बोर्ड की स्पीड और करंट जो उसका पोजीशन था, यहाँ वाटर करंट की जो स्पीड है उसका आपको निकालना है रेशो। और रेशो कैसे निकालेंगे, अपस्ट्रीम टाइम जो बोट ने लिया प्लस उसने जो डाउनस्ट्रीम टाइम लिया, तो दोनों को ऐड करना है। और दोनों को ऐड करने के बाद हमें जो रेशो लेना है वो किससे लेना है, दोनों को माइनस करके लेना है। यहाँ पे एक और कंडीशन है, यहाँ पे हमें जो दिया है टाइम, एक तो 4 आवर है, दूसरा 8 आवर 48 मिनट्स है। अब 8 आवर्स तो ठीक है, आवर आवर तो मिल जाता है, लेकिन 48 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। और आपको ये पता होना चाहिए, ये आएगा आपका 48/60 आवर। तो ये आएगा आपका, हाँ, 4 ज़ा 5 ज़ा 5/4 आवर। तो 5 और 4 कितना होता है, 0.8, 0.8। तो 8 को ऐड करूँगा मैं 0.8, तो ये आएगा 8.8। तो यहाँ इस फार्मूला में हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारा अपस्ट्रीम टाइम कितना है जाने का, 8 आवर्स एंड 48 मिनट्स, वो आपका 8.8 आता है। प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है टोटल 4 आवर्स, डिवाइड बाय अपस्ट्रीम का टाइम कितना है फिर से 8.8। यही लिखना है फिर नीचे, लेकिन यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो इसका टोटल करेंगे कितना आता है, ये आएगा आपका 12.8, डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आएगा ये 4.8, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसका पॉइंट कैंसिल करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 128/48। तो वो आपका आएगा 16 से जाएगा ये 16/3, और ये जाएगा 16/8 से, ठीक है। तो 8/3 जो 8:3 रेशो है वो इसका रेशो यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, और जो कन्वर्शन है टाइम का जो कन्वर्शन है मिनट्स और आवर्स का, वो आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ये पता है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मैं इसलिए धीरे-धीरे आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा-सा टाइम आपको लग रहा होगा। लेकिन जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A person has few hens and cows. The number of legs is 140 and the number of heads is 48. The number of hens will be. आपको क्या दिया गया है कि एक आदमी है जिसके पास कुछ काउस और कुछ हेन्स हैं, ठीक है। आदमी के पास क्या है, हेन्स और काउस, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता आपको कि कितने हेन्स हैं कितने काउस हैं। आपको कहा गया है कि टोटल हेड्स इसके जो है वो 48 है। यानी कि देखो, हेड तो हेन का भी एक ही होता है, काउ का भी एक ही होता है। तो टोटल हेड्स अगर 48 है तो इनका ऐड कितना होगा, हेन्स टोटल हेन्स प्लस टोटल काउस कितने होंगे, 48 होंगे। तो ये एक आपकी इक्वेशन इससे बन जाती है। दूसरी कंडीशन आपको दी गई है कि द नंबर ऑफ लेग्स, जो लेग्स हैं उनके जितने भी ये हैं 48 नंबर्स, इनकी जो लेग्स हैं टोटल वो 140 है। कितनी है, 140। तो मैं यहाँ पे ये भी बना सकता हूँ ना इस तरह से इक्वेशन, कि 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स एच क्यों, देखो हेन है एक, एक हेन की कितनी लेग्स होती हैं, 2 लेग्स होती हैं। तो टोटल लेग्स आ जाएंगे हेन्स की। और कुछ जो हमारे पास काउज़ हैं वो भी लिखेंगे, लेकिन काऊ के पास कितनी लेग्स होती हैं, 4 लेग्स होती हैं। तो वो 4 मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स पता चलेंगे। लेकिन ये कितना दिया गया है, 140 आपको। तो ये बेसिक 2 चीज़ें जो आपको दी गई थी, इन्हीं से हमने 2 इक्वेशंस निकाली। अब इन इक्वेशंस को क्या करना, क्या है आपको, कुछ नहीं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे h प्लस 3c आएगा, विच इज़ इक्वल टू 92 आएगा ये, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाता है, यहाँ पे एक और इक्वेशन बन के आ जाती है। अब इस इक्वेशन को हम कहाँ यूज़ करेंगे, देखो इस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये तीसरी इक्वेशन है तो मैं इस इक्वेशन में से अगर पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ तो h में से h जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो h माइनस h खत्म। उसके बाद 3c में से c जाएगा तो 2c बच जाएगा, ठीक है। और 2c हमारा किसके बराबर होगा, 92 में से आप क्या घटाएंगे, 48, वो आपका आएगा 52 के बराबर। कितना, 52 के बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे 92 में से 48, सॉरी, ये आपका 44 के बराबर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने इसको 48 यहाँ पे कर देंगे, हाँ सॉरी 44 आएगा आपको, क्योंकि 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे और 4 अपना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, नंबर ऑफ काउज़ आपको मिल जाएगा कितना, 22। नंबर ऑफ काउज़ कितने मिलेंगे, 22। अब 22 मिल गए तो अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ हेन्स। नंबर ऑफ हेन्स कैसे निकलेगा, जो टोटल है हमारे पास 48, 48 में से आपको पता है काउज़ कितने, 22, इसमें से माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ हेन्स आपको आएंगे 26। ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो आपको फटाफट से इसका आंसर दे देगा। ये आपको लग रहा होगा यहाँ पे इक्वेशंस बनी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन उतना टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा अगर आप इसको ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इक्वेशन जो बन रही है ना, ये तो खुद ही वहाँ से मतलब इसने बना के दिया। आपको बस एज्यूम करना है कि हेंस जो है वो उसको हम एच से रिप्लेस करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, काउस को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन में आपका आंसर निकल के आ जाता है। इसका एक और तरीका भी होता है जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। हालाँकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये वाला तरीका आता है। लेकिन कुछ जो लेकिन उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है ना समझनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम जो भी हमें दिया गया है, अगर हम इस सब को क्या कंसीडर करेंगे,
सबको आप क्या कंसिडर करोगे, 48 हमें दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ हेड्स। तो जितने भी नंबर ऑफ हेड्स हैं इनको आप कंसिडर करो कि ये काउज़ है। अगर 48 काउज़ हैं तो लेग्स कितने होंगे टोटल? एक काऊ के 4 लेग होती हैं तो 48 के 4 हो जाएँगे। वो आपका कितना आएगा? वो आपका आएगा 192, ठीक है? तो 192 यहाँ पे आपके क्या आएँगे? टोटल नंबर ऑफ लेग्स। लेकिन हमें जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स दी गई है इक्वेशन में वो कितनी है? 140। तो 140 इसमें से आप माइनस करेंगे और 140 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 52, ठीक है? अब 52 जो है ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लेग्स हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लेग्स जो आपके पास हैं। तो इन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लेग्स को कंसिडर कीजिए आप। ये लेग्स किसकी हैं? हेन्स की हैं। किनकी हैं? हेन्स की हैं। और आपको पता है हेन्स जो हैं अगर टोटल नंबर ऑफ लेग्स 52 है तो एक हेन में कितने लेग्स होते हैं? 2। तो इसको हम 2 से करेंगे डिवाइड तो हमारे पास नंबर निकल के आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ हेन्स। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 26 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर फास्टेस्ट वे में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे असम्पशन क्या लेनी है आपको कि पहले जितने हेड्स हमें दिए गए हैं वो सारे कंसिडर करने हैं कि 4 लेग्ड एनिमल्स हैं और 4 लेग्ड एनिमल्स में से फिर जो आपके पास दिए गए नंबर ऑफ लेग्स वो आप माइनस करेंगे। तो वो माइनस करने के बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे भी इतना ही आ जाएगा और इसका आंसर आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा कि हम ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेग्स तो 140 है। लेकिन अगर आपको कोई भी नंबर नहीं पता है तो आप एज्यूम करके इसको ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत बार आते हैं। क्रिकेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बेल्स। बेल्स क्या होती है? जो क्रिकेट की जो विकेट्स होती है ना, विकेट्स उनके ऊपर रखते हैं उसको तो बेल्स वो होता है। तो बेल्स जुड़ा है क्रिकेट के साथ। इसी तरह से बिलियर्ड्स एक गेम है उसमें क्या होगा? कॉर्क तो आपको पता है ये इसके साथ नहीं जुड़ा है। रैकेट आपको बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। बैट जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्रिकेट के साथ। तो अगर आपको नहीं पता तो एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आप क्यू पे आ जाएंगे। क्यू एक ऐसा है जो अगर आपको नहीं पता तो आप इसको टिक कर लेंगे, ठीक है? लेकिन क्यू भी आप याद रखेंगे ये बिलियर्ड्स के साथ ही जुड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन था रीजनिंग का। आगे बढ़ेंगे। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन अ वुमन सैड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर। एक वुमन है, ठीक है? यहाँ पे उसने एक मैन को इंट्रोड्यूस किया। सपोज़ मैंने कोई मैन मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है? एम। एक वुमन है जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया। एक वुमन है सॉरी, यहाँ पे मैंने एम लिखा, यहाँ पे मुझे डब्ल्यू लिखना था, ठीक है? सपोज़ वुमन को मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ ए से। कोई वुमन है ए नाम की, इसने कहा कि ये जो बंदा है, ये मेरी माँ की ये जो मेरी माँ है, इसकी भी एक माँ है, ठीक है? उस माँ का ये जो बंदा है उस माँ का क्या है? बेटा है। यानी कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एम से नहीं एम से आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? यहाँ पे हम इसको ये एक बंदा है, तो लेट इट बी बी, ठीक है? तो बी से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये जो बंदी है, ये इसको इंट्रोड्यूस कर रही हैं और ये बोल रही हैं, ये जो बंदा है, ये मेरी माँ की माँ का, ये मेरी माँ जो है, उसकी जो माँ है, उसका एक ही बेटा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये और इसकी जो माँ है, ये दोनों आपस में सिबलिंग्स होंगे, ठीक है? तो ये इसका भाई हो सकता है, होगा ही, हो नहीं सकता होगा ही क्योंकि ओनली सन इसका है, इसकी माँ का, जो इसकी भी माँ है, तो ये इसका भाई है। तो अब आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में आपको बताना है रिलेशनशिप ऑफ वुमन। वुमन कैसे रिलेट करती है इस मैन को? तो ये मामू होगा इस वुमन का ए का, बी जो है वो ए का यहाँ पे मामू बन जाएगा और ए जो है चूँकि एक वुमन है तो ये इसकी क्या बन जाएगी? बांजी। नीस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो मैंने आपको अच्छे से डायग्राम से समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 2070 फाइंड द नंबर। आपको क्या दिया गया है? आपको एक नंबर का कहा गया है कि उसका जो स्क्वायर है और उस नंबर का सम वो टोटल कितना आता है? 2070 कितना आएगा? 2070 आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है, आपको बताना है वो कौन सा नंबर है। तो इसका सबसे आसान सा तरीका ये होता है कि आप ऑप्शंस को देख के नंबर निकालें। तो अगर आप देखेंगे 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर आपको आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो ये 1600 आएगा, ठीक है? अगर आप देखेंगे 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर आपका कितना आएगा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो ये 2500 आ जाएगा। तो 2500 ज़्यादा है, 1600 कम है, तो ये बीच वाली टर्म है ना, तो 55 तो हो नहीं सकता, ये बड़ा हो गया, ये कम हो गया, तो बचा कौन? एक ही तो नंबर बच गया, ठीक है? हालाँकि कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना भी चाहेंगे, तो आप देखेंगे 45 का जो स्क्वायर होता है, वो आपका आएगा 2025। 2025 में आप 45 फिर से जोड़ देंगे, ये आपको कंडीशन दी गई थी, तो ये आपका आएगा 2070 जो आपकी कंडीशन दी गई थी। तो ऑप्शन वैसे करेंगे पता होगा तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन से बेस्ट तरीका है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो और 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने में, अगर आपको स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए जब भी आप एग्ज़ाम में जाएँगे, तो 1 से लेके 20 तक जितने भी स्क्वायर्स हैं, उनका कम से कम आप स्क्वायर याद रखेंगे। हालाँकि यहाँ पे 40 से ऊपर आएँगे, लेकिन इसको भी करने का आसान तरीका है। 4 का स्क्वायर आपको पता है, 5 का स्क्वायर आपको पता है। जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो 0 के साथ 2 और 0 के बदले 2 ज़ीरो जुड़ जाते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है और आप इसको ज़रा पढ़ लीजिए। द रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। कुछ इस तरह से कंडीशन है, अगर मेरे पास कोई 2 डिजिट्स हैं, एक है ए और बी ही ले लो, ए और बी। तो यहाँ पे क्या कहा गया आपको, ये जो रेशियो है ए बी इज़ टू ए प्लस बी सम ऑफ द 2 डिजिट्स, ठीक है? इसका जो रेशियो है आपको दिया गया है दैट इज़ 4:1। क्या दिया गया है रेशियो? 4:1।
अब आपको ये कह रहा है कि इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, जो यहाँ पे यूनिट प्लेस हमारा ये है, 10th प्लेस ये है, तो ये आपको बोल रहा है अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 ज़्यादा है इस वाले डिजिट से, देन फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालना है। तो यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये नंबर्स देख रहे हैं 44, यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है 4, ये कौन सा है 4, तो इससे कितना ज़्यादा है, कुछ भी नहीं, तो यही डिजिट वापस है। 46 इसको फिर से देखेंगे, यूनिट्स प्लेस पे 6, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे तो कम ही है, ज़्यादा तो यहाँ पे ज़्यादा 2 है, ठीक है? यहाँ पे +2 हो रहा है ना, 4 है यहाँ पे +2 ही हो रहा है, यानी कि 6, और 48 देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, यही तो आपको कंडीशन में दिया गया है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज़ 4 मोर, यहाँ पे आपको 8 है, 8 क्या होगा 4 का +4, 4 मोर, यही कंडीशन है, तो आंसर इसका यही आएगा, तो इसमें और कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, अगर आपका लॉजिक ही लगाएँगे तो उससे भी हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज़, आपको ये सीरीज़ दी गई है, आपको रॉन्ग टर्म निकालनी है। देखिए, सबसे पहले तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ये देखेंगे आपके इसमें क्या-क्या दिया गया है, ठीक है? यानी कि सीरीज़ का जो मैं यही कहूँगा, यहाँ पे आप चेक करेंगे कि डिफरेंस कितना है पहले, क्योंकि ज़्यादा लंबे-लंबे नंबर्स नहीं है, बड़े-बड़े नंबर्स नहीं है, तो 32 का डिफरेंस 17 के साथ कितना आएगा 15 का आएगा, ठीक है? तो यहाँ ये भी मैं कह सकता हूँ, तो 17 + 15 32 आएगा। इसी तरह से जाएँगे तो यहाँ पे 32 प्लस अगर हम 15 करेंगे, कितना आएगा ये? 47 ही आएगा, ठीक है? यहाँ पे भी +15 ही आएगा, तो सीरीज़ का जो आप देख रहे हैं +15 ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी +15 ही होगा। यहाँ पे अगर हम +15 करेंगे, तो यहाँ पे +15 करके ये इतना नहीं आएगा, क्योंकि 7 + 5 12 होगा, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 92 होना चाहिए था। तो ये जो 90 है ना, यही इसमें रॉन्ग टर्म है, तो आपको यही निकालनी थी रॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे 90 को देखेंगे, ये रॉन्ग टर्म है, क्योंकि हमने क्या देखा, इसमें जो आपका पैटर्न है वो है +15 का, और 77 में जब आप +15 करते हैं, तो ये आपका कितना आएगा 92 आना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका 7 + 5 12 होता है, और यहाँ पे 9 आएगा, तो 92, लेकिन यहाँ 90 दिया गया है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन ही गलत है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, ये जो लास्ट में टर्म है ये रॉन्ग टर्म है। ये भी आपको किससे, रीज़निंग से आते हैं ऐसे सीरीज़ वगैरह, तो इसमें भी आप थोड़ा ध्यान देंगे नंबर सीरीज़। उसके बाद है कार इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकंड्स। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे इसने कार का ये बताया है कि कार जो है वो क्या कर रही है, उसकी स्पीड आपको दी गई है, दैट इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकंड्स, आपको 15 सेकंड्स में डिस्टेंस बतानी है, कितनी ये कवर करेगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्पीड दी गई है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपको आंसर किस में निकालना है, 15 सेकंड्स में कहा गया ना, अगर आवर में बताया होता तो हम उसी तरीके से करते, लेकिन सेकंड्स में बताया है, तो इसमें सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको पता भी होगी, एक ट्रिक होती है, 108 जो हमारा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है? 5/18 से क्यों? क्योंकि हमें ये सेकंड्स में आंसर दे देगा, ठीक है? जब आप इसको ये देखेंगे 18, ये 6 से जाएगा? हाँ, ये 6 से जाएगा तो 6 × 5 कितना होगा 30, तो आप देखेंगे ये है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड, कितनी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब आपको इसने बताया कि 15 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आपके पास स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, जो आपको दिया गया है 15 सेकंड्स टाइम आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो इसका जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 × 2 कितना होता है 30, तो ये 300 आएगा, ठीक है? सॉरी, 15 × 3 होता है 45, तो ये 450 आएगा, 15 × 3 35 45 आएगा, तो ये इस तरह से आपका आंसर 450 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो वैसे भी ऑप्शंस में एक ही बड़ा है आंसर, दैट इज़ 450 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मेरी तरह नहीं जैसे मैं भी कर रहा था, गड़बड़ मैंने की थी यहाँ पे, क्योंकि 15 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा आपका, तो इसलिए 450 मीटर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ओके? यहाँ पे बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर बड़ा दिया हो यूनिट, तो तब आप उसको बड़े यूनिट को याद रखना है हमेशा। यहाँ पे 108 किलोमीटर पर आवर को जब आप कन्वर्ट कर रहे थे, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 5/18 से, किससे 5/18 से। अगर यहीं पे आपको मीटर पर सेकंड वाली स्पीड दी होती, मीटर पर सेकंड वाली, उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तब आप इसका उल्टा करेंगे 18/5। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी, बाकी कुछ नहीं है, आसान है। The average of a set of 10 numbers is 25. If the sum of two numbers is 50, what is the average of the remaining 8 numbers? ये क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको क्या दिया गया है, 10 नंबर्स जो है हमारे पास, एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 10 नंबर्स, तो टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास, मैं यहाँ पे पहले ये लिखूँगा, टोटल नंबर्स 10 हैं। इनका जो एवरेज है वो कितना है 25 है, एवरेज कितना है 25, 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स का एवरेज 25 है। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 50, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 8? आपको क्या कहा गया कि इसमें से 2 नंबर्स ऐसे हैं, टोटल नंबर्स में से 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम कितना है 50, कितना है 50। आपको बताना है बाकी जो 8 बचते हैं उनका एवरेज कितना होगा, बाकी जो 8 बचते हैं उनका एवरेज कितना होगा। तो पहले मैं 10 का निकालूँगा, ठीक है? नंबर हमारे पास 10 है, तो 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 25 के साथ, मुझे टोटल निकलेगा, सम निकलेगा ना? तो ये आएगा आपका 250। अब इसने क्या कहा कि इस 250 में से 2 नंबर्स हमने निकाले जिनका टोटल कितना था सम 50, तो मैं इस 50 को यहाँ से निकाल दूँगा, ठीक है?
तो यहाँ से बचेगा 200। तो अभी तक 10 नंबर थे, लेकिन अब आपके 8 नंबर किसके बराबर है? 200 के बराबर। तो इसका एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 200 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है? तो यहाँ पे हमें नया एवरेज निकल के आ जाएगा। तो वो कितना आएगा ज़रा देखेंगे। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे कितना बच गया? 4, ये बच गया, बन गया 40, 8 बचे यहाँ पे 25, यहाँ पे तो 25 आ रहा है। कितना आएगा इसका सम? 25 ही आएगा। कितना आएगा? 25 ही आएगा, लेकिन 25 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना? 25 ही आएगा ना? 25 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो इसके आंसर की में ही मतलब जो ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका 26 फिर, क्योंकि क्लोजेस्ट ऑप्शन यही है। हालांकि आना क्या चाहिए? ऑप्शन 25 आना चाहिए करेक्ट ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन में यही है, क्वेश्चन यही दिया गया था। तो मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ रुक गया कि पहले मैं चेक तो करूँ कि सब ठीक किया मैंने कि नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने सब ठीक किया है। यहाँ पे देखेंगे आप 8 2 से जाएगा 16, तो यहाँ पे 4 बज गए 40 बन गया, तो 25 ही आएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर 25 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में 25 कहीं नहीं दिया है, तो 26 चूँकि क्लोज़ है, मैं ये नहीं कह सकता ये करेक्ट है, लेकिन क्लोज़ है तो हम इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। लेकिन इसका जो आंसर है वो 25 ही रहेगा, 25 ही आएगा। गलत ऑप्शंस दिए हैं। इफ ए कार्स प्राइस इंक्रीज बाय 15% एंड इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। कार का प्राइस जो है पहले इंक्रीज होता है 15% से और फिर डिक्रीज होता है 10% से। आपको बताना है नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। आपको नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, इसका ध्यान रखेंगे। प्राइस में कितना नेट परसेंटेज चेंज हो गया है, ठीक है? तो इसको हम करेंगे। जो आपका सक्सेस टू परसेंटेज चेंज होता है उसका फॉर्मूला भी मैंने लास्ट टाइम शायद अपने इस फेसबुक पे भी बोला था। सक्सेस टू परसेंटेज चेंज जो होती है उसका फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे ए क्या है? पहला परसेंटेज चेंज कितना हुआ है? 15%। तो 15 में से प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। चलो ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ सारा। प्लस करके -10, क्योंकि माइनस यहाँ पे हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो -10। तो यहाँ पे प्लस फिर से यहाँ पे 15 इंटू -10 होगा डिवाइड बाय 100। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना होगा, ये आपका 15 है, 15 में से 10 जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो कोई भी चेंज जब यहाँ पे आएगी वो 5 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम निकालेंगे ना 150 का, तो 1.5 आएगा ये, ठीक है? 150 आएगा ये टोटल डिवाइड बाय 100, तो वो 1.5 आ जाएगा। तो 5 में से ये 3.5 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो 5%, 5% डिक्रीज़, 5% इंक्रीज़, नो चेंज, 2.5% इंक्रीज़। यहाँ पे ऑप्शन भी गलत है। अभी भी एक क्वेश्चन में हमने देखा था ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन गलत है। 3.5% यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इन्होंने 2.5% इंक्रीज़ लिखा है। तो अब ये भी आप देखेंगे, लेकिन नेट परसेंटेज चेंज कितनी हुई? तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव आया तो मतलब इंक्रीज़ है, तो इंक्रीज़ 3.5%, लेकिन यहाँ पे 2.5% ही इंक्रीज़ है, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हालाँकि ये भी नहीं है, लेकिन क्लोज़ेस्ट यही है, तो मैं यही लिखूँगा, ठीक है? क्लोज़ेस्ट तो यही है ना आपका, तो यही लिख लो। इसमें तो मैं बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चन ही वही वहाँ से गलत दिया गया है, ठीक है ना? क्वेश्चन ही वहाँ से गलत दिया गया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट देखेंगे, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स आर 85। इफ द स्टूडेंट स्कोर 92 इन 1 मोर सब्जेक्ट, तो एवरेज मार्क्स कितने दिए गए यहाँ पे? 4 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स 45 है। तो अगर मुझे सम निकालना पड़ेगा कि इनका सम कितना होगा 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का, तो मैं जो एवरेज दिया गया है उसको नंबर ऑफ मार्क्स के साथ द एवरेज मार्क्स और जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको मैं एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करके सम निकालूँगा। तो वो कितना आएगा आपका? 0.5 होता है, 8 32 32 2 340, 340 आएगा, ठीक है? तो आपको यही तो करना है यहाँ पे। इफ द स्टूडेंट स्कोर्स 92 इन वन मोर सब्जेक्ट व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? अब आपको कहा गया है कि एक और सब्जेक्ट है, इसका 5th सब्जेक्ट। अभी हमने 4 सब्जेक्ट्स लिए और उनके जो मार्क्स लिए, एवरेज मार्क्स, उनको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, तो टोटल मार्क्स हमें पता चल गए। अब इसमें एक और सब्जेक्ट के 92 मार्क्स जोड़ दीजिए। 92 मार्क्स जब आप जोड़ देंगे इसमें एक और सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 432 इसके टोटल मार्क्स आएँगे, ठीक है? अब आपको क्या बोल रहा है कि न्यू एवरेज कितनी होगी? तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 432 जितने भी आपके टोटल मार्क्स हैं, इसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अब टोटल कितने हो गए? पहले 4 थे, अब 5 हो गए। तो 5 हो गए तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 5 से 8 बार में जाएगा, 8 पच्चे 40, उसके बाद यहाँ पे बच गए 3, ये 32 हो गया, और ये हो गया 6 से, 5 6 30, यहाँ पे बच गया 2, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे शून्य डालेंगे और वो आ जाएगा आपको 4, 86.4 आएगा नया एवरेज। यहाँ पे क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा 86 है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ चलो ये पॉइंट में नहीं देगा, लेकिन क्लोजेस्ट तो है 86, क्योंकि 0.4 का उतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इससे पहले क्वेश्चन देखा उसमें हमने देखा था ऑप्शंस ही गड़बड़ थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्लोजेस्ट ऑप्शन आएगा 86.4, तो नया एवरेज इसका ये होगा, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक ज़रूर करें। हमने क्या देखा कि 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पहले हमने देखे, एवरेज मार्क्स, उनको हमने मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकाले, उसमें से 5th सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ दिए, फिर हमने एवरेज निकाली और कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़? आपके पास एक सीरीज़ है, आपको इसमें मिसिंग नंबर देखना है। देखो पहले आपको 1 दिया गया है, फिर 8, फिर 27। अगर आपको याद है तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब आपको हमेशा 8 ही देगा, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। फिर 27, 3 का क्यूब आएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है।
27, 4 का क्यूब कितना होता है 64 आपका, ठीक है। इसी तरह से 5 का क्यूब कितना आएगा, 5 का क्यूब 125 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए ऑप्शन 125। ये आसान सा क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो ये तो बहुत ही आसान होता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए पर्सन स्टार्ट्स फेसिंग नॉर्थ, अगर कोई इंसान है, यहाँ पे मैंने एक पर्सन ले लिया और ये फेस कर रहा है नॉर्थ पोजीशन को, ठीक है, इसको ऐसे फेस कर रहा है नॉर्थ को। अब ये क्या बोल रहा है, टर्न्स 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस निकाली, ठीक है, नॉर्थ को ये फेस ही कर रहा था, नॉर्थ ये साउथ है, ये ईस्ट है आपका, और ये हमारा वेस्ट है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, जिस तरह से घड़ी घूमती है, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न करेगा तो ये कहाँ पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, यही होगा ना 45 डिग्री, तो इसको ध्यान रखना 45 डिग्री, ठीक है। तो ये पहुंच गया, देन 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, अब ये 90 डिग्रीज लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, अभी तक ये ऐसे चला था, अब ये यहाँ से इधर जा रहा है लेकिन 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज मतलब ये इधर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज घूमा तो यहाँ पहुंच जाएगा, ये 45 यहाँ से यहाँ तक की 45, तो 90 डिग्रीज, ठीक है, तो ये हो गया। एंड फाइनली टर्न्स 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन इज ओके, फाइनली ये 135 डिग्री वापस आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब ये यहाँ से वापस आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 45 ये 45 हो गया 90, ये 45 हो गया, ये उसके बाद और 45 आएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पहुँचा, ठीक है, ये कहाँ पहुँचा, कितना कहा इसने 135 डिग्री, तो 135 डिग्री 45 का 3 टाइम्स होगा ना, 45 का 3 सॉरी 45 का 3 टाइम्स आएगा 135, 5 इंटू 5 25, 5 फोर 20, वेट, अच्छा 3 टाइम्स मैं 5 लिख रहा हूँ, 3 फाइव 15, 3 फोर 23, यस 3 टाइम्स, तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, तो सॉरी हमें यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं आएगा ये सिर्फ आएगा यहाँ पे जो कि ईस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही आपको 135 डिग्रीज काउंटर जो क्लॉकवाइज है इसकी वो हो जाएंगी, तो इसके लास्ट में डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस पेन से इस पे अभी टैबलेट पे लिखना नहीं आता, तो इसलिए ज़रा अपनी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो आदत जल्दी पड़ जाए ताकि सारी चीज़ें आपको फिर अच्छे से दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सेशन शायद थोड़ा-सा बड़ा हो गया होगा। कोशिश करेंगे आगे से, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमने 15 क्वेश्चन्स किए, तो अगले सेशंस में से मैं 10 ही क्वेश्चन रखा करूँ ताकि सेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाए, ज़्यादा ये ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर देखा अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।